प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज दूसरा बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में प्रस्तुत किया है। इस बजट को प्रस्तुत करने से पहले देश के तमाम राज्यों को केंद्रीय बजट से बड़ी आस लगाए हुए थे। हिमाचल प्रदेश वासियों की निगाहें भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के ऊपर टिकी हुई थी। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। इसके बाद बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग तबकों की क्या राय है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं एनएल शर्मा। देखिए, एक्सपेक्टेशन तो सबकी ऐसी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ही मिले, पर जिस प्रकार का बजट आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया है वो वाकई ही सराहनीय कदम है। बहुत वर्षों के बाद इतना बढ़िया बजट जो है ना जी वो पेश किया गया है। अभी हमने थोड़ा ही अध्ययन किया है बजट के बारे में, इतना ज़्यादा नहीं है, पर जब जो भी अच्छी बातें लगी है, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है और भी बहुत सारी चीज़ों में मतलब इन्होंने राहत देने की कोशिश की है, वो वाकई सराहनीय कदम है। बाकी तो हम बजट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसके बारे में अध्ययन देख करके करेंगे, पर अभी जो मोटे मोटे तौर पर हमने देखा है वो वास्तविकता में बहुत ही सराहनीय कदम है। इतना सराहनीय कदम है कि हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। पर एक बात हम आपको बताएं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन हुआ उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास केंद्रीय सरकार का। और इसमें हम कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, जिसको एक समावेशी बजट माना जा रहा है, परंतु हमारे संज्ञान में जो समावेशी बजट उसे कहते हैं जिसमें सब वर्गों को एक स्थान पर रखा जाता है। मैं बात करूंगा युवा वर्ग की। भारत में युवाओं के लिए बजट में सिर्फ मेडिकल संस्थाओं में सीटें खोली गई है। सीटें खोलना मेडिकल संस्थाओं में, और वो भी मेडिकल संस्था और आईआईटी की जो दिशा है वो बिहार की ओर चली गई है। क्योंकि जहां तक बजट की बात है, ये बजट एक स्पेसिफिक राज्यों के लिए दिखाया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए इस बजट से कोई भी ऐसी जो आशंका हिमाचल प्रदेश के युवा रख रहे थे और हिमाचल प्रदेश की जनता, क्योंकि 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल प्रदेश से केंद्र के लिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, परंतु आज जैसे ही बजट आता है तो हमें इस बजट में हिमाचल के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। रोजगार को लेकर कोई बड़ी बात इसमें नहीं की गई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हिमाचल का युवा नई साल में नए बजट में अपना रोजगार का सपना देखता है, परंतु भारत सरकार के द्वारा एक भी पद की स्थायी रोजगार देने की नीति नहीं लाई गई। बल्कि हमारा तो आपके माध्यम से कहना है कि एक रोजगार नीति होनी चाहिए भारत में। अगर रोजगार नीति होगी तो ही सरकारें रोजगार देने की संभावनाएं जताएंगी। यहाँ तो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रही है, इसलिए रोजगार देने की इस बजट में किसी भी प्रकार की उम्मीदें नहीं है। हिमाचल के स्पेशल स्टेट वाइज परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य से किस तरह? हिमाचल के परिवेश से अगर बजट को देखा तो हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ के लिए जिस प्रकार इन्होंने बिहार के लिए अलग से एक बेनिफिशियरी संकेत दिए वहाँ के लिए, इसी तरह बजट में अगर हिमाचल के लिए भी एक बजट में कॉलम होता जिसमें हम आस रख सकते हैं, परंतु हिमाचल को तो बजट डैश डैश दिया गया है। भारत सरकार द्वारा 2025-26 के बजट से जो उम्मीद हम किसानों बागवानों की थी, उसमें जो है वो उम्मीद जो है हम किसानों बागवानों की टूट चुकी है। हम भारतवर्ष के किसान बागवान, चाहे पहाड़ी राज्यों के हैं चाहे पूरे भारतवर्ष के हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसान सम्मान निधि जो 2019 से 6,000 पर अटकी हुई है वो बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगी या कोई ना कोई उसमें बढ़ोतरी होगी, जिसकी कोई भी घोषणा इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा नहीं की गई। बेशक जो है
कर्जे की जो लिमिट है वो केसीसी की लिमिट वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है 5 लाख जरूर कर दी गई है। वो तो एक कर्जे को बढ़ाने वाली प्रवृत्ति है। बेशक उससे जरूर कहीं ना कहीं हम किसानों बागवानों को राहत मिलती है, लेकिन हम तो कर्जा माफी की भी बात करते आए हम किसान बागवान। चलिए कुछ नहीं तो कम से कम कर्ज लेने की सीमा तो बढ़ा दी है, वो एक अलग बात है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में जो हम खासकर सेब बहुल क्षेत्र के राज्य है, चाहे वो कश्मीर है, हिमाचल, उत्तराखंड है, हम लोग जो आयात शुल्क को बढ़ाने की या मिनिमम इंपोर्ट प्राइस बढ़ाने की जो उम्मीद लगाए थे या सेस बढ़ाने की, आयात पे जो फ्रूट आयात होता है विदेशों से उस पर या लहसुन के ऊपर जो आयात शुल्क है या सेस है उसको बढ़ाने की उम्मीद लगाए थे, उस पर भी वित्त मंत्री ने कोई भी जो है निर्णय नहीं लिया और कोई भी घोषणा नहीं की, जो एक बड़ी निराशाजनक हम किसानों बागवानों के लिए है। साथ में MIS जो हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम चलती थी, सेब के ऊपर भी ये स्कीम है जो पिछले 2 वर्षों से, जिसके लिए पूरी तरह से भारत सरकार ने अपना जो बजट है वो बंद कर दिया है, वो भी जो है दोबारा से नहीं रिस्टोर हुआ है, वो भी एक बड़े निराशा की बात है। और साथ में जो GST है, GST में चाहे वो एग्रीकल्चर इनपुट्स है, चाहे एग्रीकल्चर टूल्स है, चाहे एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स है, दवाइयां है, उसके ऊपर भारत सरकार ने कोई भी एग्जम्पशन नहीं दी है। हम तो उसको पूरी तरह से एग्जम्प्ट करने की मांग बार बार करते आए हैं, जिससे कि बड़ी राहत किसानों बागवानों को मिलती थी। मेरा मानना यह है कि भारत सरकार के इस बजट में केवल मात्र लोन की सीमा को बढ़ाने के सिवाय कोई भी जो है किसानों बागवानों के लिए राहत नहीं है। पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष राहत जो खासकर देनी चाहिए थी कृषि बागवानी के लिए, वो भी राहत इसमें नहीं है। मात्र केवल फलों और सब्जियों की प्रोडक्शन के बारे में जरूर बात की है बढ़ाने की केंद्रीय वित्त मंत्री ने, कि भाई हम जो है इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जरूर कार्य करेंगे। विशेष पैकेज नहीं दिया गया, जिस तरह की बिहार जैसे राज्यों के लिए विशेष पैकेज कृषि के क्षेत्र में, चाहे वो मखाना बोर्ड बनाना है या वहां पर जो है प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए जो फूड यूनिवर्सिटीज खोलने की लिए हब के लिए जो घोषणा की गई है, इसके अलावा कोई बड़ी हम किसानों बागवानों के लिए राहत केंद्रीय मंत्रालय से नहीं मिली है। इसलिए बड़ी निराशा के साथ जो है हम इस बजट को देखते हुए ये प्रतिक्रिया सरकार के जो है विरुद्ध ही देने की एक दुखद जो है प्रतिक्रिया के साथ, बड़ी निराशा के साथ जो है भारत सरकार की ओर नजरें फिर से टिकाए हैं कि आने वाले समय में शायद कुछ ना कुछ राहत हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पहाड़ी राज्यों के किसानों बागवानों को दे। जय हिंद, जय किसान। तो अभी 25-26 का वित्त मंत्री ने इन्होंने बजट पेश किया है, तो हमारे रिटायरियों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी आय थोड़ी कम है, तो 12% इन्होंने 12 लाख फ्री कर दिया है। उसके बाद 15-25 के हिसाब से इन्होंने ऊपर को बढ़ाया है, तो बहुत अच्छा है। हमको इसमें बहुत अच्छी राहत मिली है। बाकी सब ठीक है। धन की तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि बजट स्पीच में कई चीज़ें बोली जाती हैं, पर जब फाइन प्रिंट आता है उसमें कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो जो बजट स्पीच में, तो आपने जो प्रश्न पूछा हिमाचल के लिए, तो हिमाचल के लिए तो एज सच कोई अनाउंसमेंट बजट में नहीं है। पर जो कल इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें, जो कल इकोनॉमिक सर्वे भी जो पटल पे रखा गया है अपने पार्लियामेंट में, तो उसमें देखिए वैसे तो हमारा जो देश है बहुत तरक्की कर रहा है हर पहलू से। उन्होंने बताया कि हमारे जितने भी ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ग्रोथ के हैं या आगे भविष्य की ग्रोथ के हैं, वो सब अच्छे चल रहे हैं। हमारी डेफिसिट भी कंट्रोल में है। पर लेकिन एक जो चीज़, जो चिंता का विषय जो हिमाचल का करने की बात कर सकता हूँ मैं, उसमें ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने कहा कि इस बार जो चाहे MSME की ग्रोथ है, चाहे एग्रीकल्चर की ग्रोथ है या कोई और भी सेक्टर की ग्रोथ है, वो सारा जो दरोमदार है वो स्टेट के ऊपर कर दिया कि स्टेट की में इसमें बड़ी भारी भागीदारी रहेगी। अब यहाँ पे हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल में यहाँ पे हमें कोई बहुत बड़ा इसका बजट में कोई प्रावधान ना होने की वजह से कोई लाभ मिलेगा नहीं। जितनी रेगुलेशन की बात करते हैं कि रेगुलेशंस आप डीरेगुलेट करें, तो यहाँ तो रेगुलेशन जो हिमाचल की हैं वो सारी की सारी सेंटर के हाथ में ही है। चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात हो, चाहे वो वाटर सेस की बात करो,
या पे चाहे, मैं तो कई बार पहले भी चर्चा में एक बार कर रहा था वाटर सेस की, जो नॉट द राइट फॉरम पर, लेकिन उचित रहेगा क्योंकि इस टाइम हिमाचल में भी जो है रिसोर्स क्रंच है। अब वाटर सेस लगा था, अब चाहे झारखंड की बात करें, चाहे हम उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की करें, वहाँ पे जो आयरन ओर निकलता है, मिनरल्स निकलता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो वाटर भी एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है, तो इसमें अगर ये टैक्स लग गया तो हमारे साधन ही बनने थे, तो वो वहाँ पे वो साधन हमारे को नहीं मिले, जिसकी वजह से रेगुलेशन जो है सेंटर डिक्टेट करता है, पर लेकिन हमारे जो है हाथ बांध दिए जाते हैं कि जी आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अपने साधन जुटा नहीं सकते। इसलिए कहीं कहीं हमें मिसमैच जो है वहाँ पे नज़र आता है। इसमें जो आप हिमाचल की बात करें, देखिए महंगाई की जो सी हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन पहले उसको ले लेते हैं। महंगाई तो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो निर्भर करता है कई आंकड़ों के ऊपर। बजट में डेफिनेटली जब फिस्कल डेफिसिट को हम कंट्रोल करते हैं तो महंगाई में कहीं ना कहीं तो अंकुश लगा रहे हैं। जहाँ एक पर्सनल टैक्स पेयर्स की बात करते हैं, तो जो पहले कॉरपोरेट सेक्टर को आज से 2 या 3 साल पहले काफ़ी बड़ी राहत दी गई थी, वैसी राहत मैं एक महसूस कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास को राहत तो दी गई है इस बार इस बजट में, जिससे कि उनको एक डिस्पोजेबल इनकम जो उनके हाथ में फॉर इन्वेस्टमेंट या सेविंग के लिए या खर्चा करने के लिए वो उनके हाथ में आएगी। जैसे अब ये हेडलाइन तो ये आ रही है कि 12 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है। इसमें भी उससे पहले भी 3 स्लैब आते हैं, ओल्ड रजीम है और न्यू रजीम है, 2 चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। जो ओल्ड रजीम में है उसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेके 4 लाख तक अलग है, 4 से 8 तक अलग है, फिर 8 से 12 तक अलग है। पर लेकिन एक जो ये है कि 24 लाख के ऊपर ही अब 30% लगता है, जिससे कि एक डिस्पोजेबल इनकम 100% जो है, चाहे वो सैलरीड क्लास है चाहे एक आम टैक्स पेयर्स हैं। आज हमारे 6 करोड़ के आसपास टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें से 3 करोड़ ही लगभग टैक्स देते हैं, बाकी जो 3 करोड़ की जो रिटर्न्स जाती हैं वो 0 की ही रिटर्न्स जाती हैं। जो 3 करोड़ में से काफ़ी ऐसे लोग जो आएंगे उनको किसी को 10,000 किसी को 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपया का फ़र्क पड़ेगा हर आदमी को। तो उनके पास जब पैसा हाथ में होगा तो वो खर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। खर्चा करेंगे तो एक इकॉनमी में एक चर्निंग इफेक्ट आता है, वो जीएसटी भी पे होगा, एक को पैसा दिया दूसरे को दिया, उसने करके वो एक क्रेडिट क्रिएशन का एक फॉर्मूला है जो कि 1 रुपये का 1,000 पार उसकी जो है चलती है। तो वहाँ से कुल मिला के तो इट इज़ फॉर मीडियम क्लास के लिए तो दिया गया है इसमें। अब नंबर, ऐसा नंबर की बात नहीं है, कोई स्कोर चार्ट तो है नहीं बजट। इसमें बजट में ये है कि एज़ फार एज मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स बेनिफिट में है वो सराहनीय है, पर लेकिन एज स्टेट के लिए जो है वो हम थोड़ा सा निराशाई है कि हमारे हाथ कुछ जो है उस तरह का कह दिया कि आपका घोड़ा तो बोलता कि दौड़ो, है ना, चाबुक भी मार रहे कि दौड़ो दौड़ो, पर साथ में आपकी दोनों टांगे पकड़ के बैठे हैं। तो इसलिए हमारे को हिमाचल में थोड़ी सी यहाँ पे कमी नज़र आती है। को टूरिज्म में हमारे को दे देते, को रेलवे लाइन दे देते, गग्गल का एयरपोर्ट ही कह देते कि हम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कोई बढ़ावा मिलता, कोई एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते, तो वो एक अच्छा संकेत रहता है यहाँ पे। देखिए सच कहें तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, ये तो उम्मीद से ज़्यादा मिला, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने बाइट दी थी जब से हमसे कहा गया था, पूछा गया था कि भाई आपको क्या उम्मीद है, तो हमने जाहिर की थी कि हमने सोचा था कि 10 लाख हमारे को जो है राहत मिल जाएगी। लेकिन जब हमने टीवी देखा तो पता चला कि 12,75,000 तक जो है कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। इससे जो कर्मचारी में एक जो है ना खुशी की लहर है, निस्संदेह है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को भी 3 किस्तें डीए की ड्यू है। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि जो हमारा 9200 करोड़ रुपया एनपीएस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है उसको भी जल्द से जल्द रिलीज करें, ताकि प्रदेश के कर्मचारी को जो 3 किस्तें डीए की है वो मिल सके, और जो पे एरियर जो स्टेट के कर्मचारियों का है 2016 से 2022 के बीच का वो भी मिल सके। सरकार से हमारी ये अनुरोध है कि जो 9200 करोड़ रुपया एनपीएस का है वो दे दे। अगर वो हमारे को मिल जाता है तो निश्चित तौर पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमें डीए दे देगी, एरियर दे देगी। एरियर कितना आपका लंबित है? एरियर तो हमारा 8,000 करोड़ के करीब जो है ना लंबित पड़ा है पे एरियर। इसी तरह डीए है, ये भी कम से कम 1500 करोड़ रुपया है। अगर हमारे को 9200 करोड़ रुपया मिल जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है एनपीएस का, तो हो सकता है प्रदेश को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, इंडिविजुअल को मिलेगा, चलो जब वो सरकार को अगर आ जाता है तो कुछ तो राहत मिलेगी।
तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर उसमें कोई माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी अगर हमें वो पैसा दे दें तो माननीय मुख्यमंत्री हो सकता है हमें फिर डीए किस्त दे दें, जो कि अभी आस लगा रखी थी अभी भी राजस्व दिवस पे कि भी 4% डीए मिलेगा, लेकिन नहीं मिला क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो हमारा अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो 9200 करोड़ रुपये रिलीज कर दे। बाकी जहाँ तक ये टैक्स की बात है, इसमें तो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश के कर्मचारी, सभी कर्मचारी वर्ग, प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कर्मचारी वर्ग जो है ना आज खुश है। थैंक यू। इस बजट को देखते हुए सभी लोगों को बहुत निराशा हुई है। हमें लगता है कि ये एक तरह से बंदर बांट की गई है। बिहार को बड़ा भारी महत्व दिया गया है क्योंकि केंद्र सरकार भी ये देख रही है कि अगले चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं, उसलिए उन बिहार के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने सारा फोकस अपना बिहार पे रखा है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मुझे बहुत निराशा हुई। हमें भी आशा थी कि हमने बार बार ये बात केंद्र सरकार से उठाई कि इतना डिजास्टर होने पर केंद्र से हमें कोई राहत नहीं मिली, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ वो बजट में इसका प्रावधान करेंगे। आप देखें कितने लोगों की जानें गई, कितना भारी नुकसान हुआ, तो इसलिए हमने इस बात को पहले भी उठाया और हमें लगता था कि केंद्र सरकार इस पे गौर करेगी और हमें कुछ उसमें राहत देगी। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस बात को भी इस बार भी नज़रअंदाज किया है। और जहाँ तक किसानों बागवानों की बात है, आप देख रहे हैं पूरे देश में कितनी मांग उठी है, खास करके हमारे पंजाब हरियाणा के किसान, उन्होंने रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलन भी किया और बार अपनी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी, पर उन्होंने इस बात को भी नज़रअंदाज किया और किसानों को भी कोई राहत नहीं इसमें मिली है, जिससे किसानों में भी बड़ी भारी निराशा है। दूसरी बात, हमारे हिमाचल प्रदेश में अधिकतर बागवान लोग रहते हैं और बागवानों ने भी ये मांग की थी, केंद्र सरकार के समक्ष भी हमने ये मुद्दा बार बार उठाया कि बाहर से जो आप सेब या अन्य फल का इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर 100% ड्यूटी लगनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों की जो पैदाइश है उसको मार्केट में आए और उसकी कुछ वैल्यू बने, पर उसमें भी हमें कोई राहत नहीं मिली है। तो किसान बागवान सभी बहुत निराश है और काफ़ी निराशजनक ये बहुत बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा किए गए, लेकिन आज जब बजट का अंतिम शब्द पढ़ा गया, पूरे देश में निराशा का वातावरण बना। और इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि अगर बजट अच्छा होता तो हमारा सेंसेक्स बढ़ता, जो हमारी स्टॉक मार्केट है सेंसेक्स 250 अंक नीचे आया। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है उनको इस बजट को लेकर कोई उत्साह नहीं। और हालांकि बजट में कहा गया कि हमने टैक्स स्लैब बढ़ाई है, वो भी शर्तों के साथ। बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन के लिए कोई दिशा नहीं। उसके अलावा लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई को कैसे रोकना है उसके बारे में जो है कोई चर्चा नहीं। बार बार बिहार का नाम, 5 बार से ज़्यादा बिहार का नाम लिया। हम समझते हैं जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी जो सरकार है वो बैसाखियों के सहारे चल रही है, इसलिए नीतीश कुमार जी को खुश करने का प्रयास है। दिल्ली में भी अभी चुनाव चल रहे हैं, तो दिल्ली के चुनाव में भी प्रभाव डालने का प्रयास हुआ। तो ये देखना चाहिए कि इस देश में 28 गणराज्य हैं, उस बारे में कोई ज़्यादा चर्चा हुई नहीं। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, हमें तो बहुत उम्मीद थी, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। अभी जो हमारा नुकसान हुआ, केंद्र सरकार ने उसकी भी कोई भरपाई नहीं की। जीएसटी का जो हमारा नुकसान है उसके बारे में भी कोई भरपाई नहीं की। हमारे जो बागवान है, कृषक है, उनको उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे भी ये बजट पूरी तरह से नहीं उतर पाया। और किसानों को एमएसपी देने की बात थी, अभी किसान पूरे देश में आंदोलनरत है, उनके लिए भी कुछ नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ये बजट जो है बिल्कुल दिशाहीन है, आंकड़ों का मायाजाल है, और इससे निश्चित तौर पे जो है महंगाई पे और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और आप देखेंगे आने वाले समय में पूरे देश में जो है जो एक निराशा का वातावरण बना है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा आज पेश किए गए बजट को सीटू राज्य कमेटी ने पूरी तरह से अमीरों के पक्ष में करार दिया है। यह बजट
पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, कारखानेदारों, अमीरों का संरक्षण करने वाला बजट है। और इस बजट में मजदूरों की, किसानों की, आम जनता की, मेहनतकश आवाम की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। और इसीलिए सीटू राज्य कमेटी ने केंद्रीय आह्वान पर यह फैसला लिया है कि 5 फरवरी को पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के जगह जगह इस बजट के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। सीटू राज्य कमेटी ने यह भी निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो मजदूर विरोधी हैं और जो आज के बजट में पूरी तरह से सामने आई हैं, इन नीतियों के खिलाफ मार्च के महीने में एक राज्य स्तरीय विराट रैली का आयोजन शिमला में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के हजारों मजदूर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि आज के बजट में मजदूरों के हित में कोई भी बात नहीं की गई। बजट से ये स्पष्ट हो रहा है कि बजट की पूरी रूपरेखा अमीरों के इर्द गिर्द रची गई है और इस बजट में मजदूर जो 26,000 रुपये वेतन की बात करते हैं, उस संदर्भ में कोई बातचीत नहीं हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, व्यापार को आसान बनाने के नाम पर जिस तरीके से पूंजीपतियों के संरक्षण के लिए लेबर कोडों की संरचना की गई है और श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाकर बंधुआ मजदूरी और गुलामी की एक परंपरा स्थापित करने की जो मुहिम केंद्र सरकार ने शुरू की है, उसकी सीटू राज्य कमेटी कड़ी खिलाफत करती है। आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर्स हैं, जो मनरेगा जैसी योजनाओं में काम करने वाले लोग हैं, उनके बजट में 1 भी रुपए का इजाफा नहीं किया गया है। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि एक तरफ जो है पिछले 15 वर्षों में पूंजीपतियों के मुनाफे चरम पर पहुंचे हैं और दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि मजदूरों का वेतन उस रूप में बढ़ा नहीं है, बल्कि कोविड काल के पहले के समय में जो वेतन था उससे भी पीछे चला गया है वास्तविक रूप से। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज ये पूरा नीतियों का निर्माण हो रहा है, जिसमें निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसको हाशिए पर धकेला जा रहा है, जिसमें पूरे श्रम कानूनों को खत्म किया जा रहा है। आज के बजट में जिस तरीके से बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात की गई है, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि हमारी केंद्र सरकार जो है अपनी नीतियों को पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में मोड़ना चाहती है। पहले भी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रही है और तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। इस बजट को सीटू राज्य कमेटी ने पूरी तरह से नकार दिया है, क्योंकि इसमें मजदूरों के हित में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। ये बजट जो है जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है। ये सिर्फ शब्दों का मकड़जाल है और इस बजट में केवल पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण किया गया है। और केंद्र सरकार ने यह भी संदेश दे दिया है बजट के जरिए कि आने वाले समय में जिस तरीके से पूरे आर्थिक संसाधन हैं उन पर अमीरों का कब्जा हो जाएगा और 2 तरीके का जो भारत बन रहा है उसमें तेजी से आगे जो है केंद्र सरकार बढ़ना चाहती है, जहां गरीबों के लिए जो है कुछ नहीं होगा और अमीरों के लिए सब कुछ होगा। अमीरों के टैक्स माफ किए जा रहे हैं, जो उनको लोन दिए जा रहे हैं उनकी रिकवरी नहीं हो रही है और पूंजीपतियों को अनेकों तरह के फायदे दिए जा रहे हैं। और दूसरी ओर जो मजदूर हैं, जो उत्पादन करने वाली शक्ति हैं और किसान हैं, उनके पक्ष में कोई भी नीति ना बनाकर बजट में पूरी तरह से नीतियों का निर्माण अमीरों के पक्ष में करके केंद्र सरकार ने अपने इरादे जाहिर किए हैं। इसकी हम कड़ी खिलाफत करते हैं और ये जो बजट पेश किया गया है इसको पूरी तरह से हम नकारते हैं। भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहे इन भारत के साथ।